हेलो एवरीबॉडी। आज मैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी के फर्स्ट यूनिट के अगले टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अकॉर्डिंग टू सिलेबस 5 फिजिकल प्रॉपर्टी है जिससे मुझे पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है। पहला है फाइननेस ऑफ सीमेंट, दूसरा है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, तीसरा सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम में भी 2 टाइम है, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। और फोर्थ है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और लास्ट है साउंडनेस ऑफ सीमेंट। क्लियर। अब वन बाय वन हम फाइननेस ऑफ सीमेंट पे बात करते हैं, वहां से स्टार्ट करके बात करते हैं। फाइननेस ऑफ सीमेंट क्यों करते हैं, क्या रीजन है करने का इसका। तो फाइननेस ऑफ सीमेंट करने से पहले हम मतलब ये हम फाइननेस ऑफ सीमेंट इसलिए करते हैं कि हम पता करते हैं कि सीमेंट में ग्राइंडिंग है कि नहीं है, जो कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ कि दिस टेस्ट इज कैरिड आउट टू चेक प्रॉपर ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट। तो प्रॉपर ग्राइंडिंग है कि नहीं वो पता करते हैं। अब ग्राइंडिंग बोले तो मतलब उसके अंदर कोई एयर लम्स, जैसे सीमेंट बैग को अगर हम कहीं स्टोर कर देते हैं ला करके कंस्ट्रक्शन वर्क से पहले, और वहाँ पर हम मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके उसमें एयर लम्स क्रिएट हो जाता है, तो वो वही उसी को पता करने के लिए, उसी को चेक करने के लिए कि उसके अंदर एयर लम्स क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसलिए हम लोग फाइननेस करते हैं। अगर एयर लम्स क्रिएट हो गया है तो फिर उसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, या कोशिश करते हैं कि इसको अवॉइड करें। ओके, अब आगे फाइननेस ऑफ सीमेंट कितने मेथड से किया जाता है, तो 2 मेथड से किया जाता है। पहला है हमारा सिव एनालिसिस, 90 माइक्रोन सिव से हम लोग करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आपके देखिए, सिव एनालिसिस IS इंडियन स्टैंडर्ड 90 माइक्रोन सिव। और दूसरा है ब्लैंस एयर परमेबिलिटी एपरेटस, ब्लैंस साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पे पड़ा है ये टेस्ट का नाम। क्लियर। तो हम इस वीडियो में सिव एनालिसिस पे बात करेंगे और हल्का सा एयर परमेबिलिटी एपरेटस मेथड के बारे में बात करेंगे लास्ट में। क्लियर। तो फाइननेस ऑफ सीमेंट के बारे में बात करने से पहले डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट पे मैं बात करूंगा। ये जरूरी है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। ओके, अब इसको हम समझते हैं। तो हमारे पास 3 डायग्राम्स है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। ये हमको पता करना है कि सरफेस एरिया इंक्रीज करने से फाइननेस कैसे इंक्रीज करता है और फाइननेस इंक्रीज करने से स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज करता है। तो ये 3 डायग्राम से हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक पार्टिकल लिए हैं जो क्यूब के फॉर्म में है, सिंगल क्यूब के फॉर्म में। इसके बाद इसको ब्रेक किया गया है एक स्मॉल क्यूब के फॉर्म में। तो हमारा जब क्यूब का साइज डिक्रीज करता है तो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। वो कैसे करता है इसको पहले हम 1 बाय 1 समझेंगे। क्लियर। तो इस क्यूब का साइज है 2 सेंटीमीटर। मतलब इस क्यूब का जो एक साइड है वो 2 सेंटीमीटर है। जब इसका हम सरफेस एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया हम लोग ए से डिनोट करते हैं, तो 2 × 2 ये हो जाएगा एक साइड का सरफेस, और क्यूब में 6 साइड होता है, तो × 6 ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे तो 2 × 2 × 2 = 8 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। जब इसको हम ब्रेक करेंगे इस पार्टिकल को, सिंगल पार्टिकल को 8 पार्टिकल्स में, तो आप देख लीजिए इसकी वॉल्यूम पे फर्क नहीं पड़ेगा बट सरफेस एरिया पे फर्क पड़ेगा। वो कैसे देख लेते हैं हम। इक्वल सबको, मतलब इसका जो साइड था वो 2 सेंटीमीटर था, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। 1 सेंटीमीटर इसका, एक पार्टिकल का, एक क्यूब का साइड है 1 सेंटीमीटर। तो इस तरह का यहाँ पे 8 क्यूब है, तो कैलकुलेट हम करते हैं सरफेस एरिया 1 × 1 ये हो गया एक क्यूब के एक सरफेस का एरिया। क्लियर। अब इस तरह से हमारे एक क्यूब में, मतलब 1 क्यूब में कितना सरफेस है 6 है, तो 1 क्यूब का सरफेस एरिया हो गया।
इस तरह का कितना क्यूब है, तो 8 क्यूब है, 8 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम कितना हो गया, तो वॉल्यूम हो जाएगा 1 × 1 × 1 क्यूब का वॉल्यूम। इसी तरह का कितना क्यूब है, तो 8 है, तो हमारा 8 सेंटीमीटर क्यूब। आप देख लीजिए कि ब्रेक करने के बाद भी वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ा, 8 सेंटीमीटर क्यूब 8 सेंटीमीटर क्यूब, बट एरिया हमारा इंक्रीज कर जा रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि सरफेस एरिया जो हमारा इंक्रीज, मतलब जो हम पार्टिकल को ब्रेक कर रहे हैं, जिसका साइज छोटा हो रहा है, तो सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है। अब सरफेस एरिया के इंक्रीज करने से हमारे स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा और फाइननेस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आप देख लीजिए कि जब हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, यानी पार्टिकल जब टूटेगा, ब्रेक करेगा, तो ये वाटर के कांटेक्ट में ज़्यादा आएगा। वाटर के कांटेक्ट में ज़्यादा आएगा तो फिर क्या होगा, वो रिएक्शन ज़्यादा होगा, और रिएक्शन ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। क्लियर। अब आगे देखिए, इसी को आगे लैंग्वेज में समझते हैं। देखिए यहाँ पे फाइनेंस द सीमेंट लार्जर विल बी द सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारा देख लीजिए, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम सेम है, बट सरफेस एरिया लार्जर विल बी द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, 24 से जाकर तो 48 हो जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम उतना ही है। सेकेंड पॉइंट, ग्रेटर सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स विथ रिजल्टिंग बेटर कॉन्टैक्ट विथ वाटर। ये चीज हम बता चुके हैं कि हमारा जब वो पार्टिकल ब्रेक कर रहा है तो वाटर के साथ जो है वो बेटर कॉन्टैक्ट बनाएगा और हेंस इफेक्टिव रिएक्शन होगा। जब इफेक्टिव रिएक्शन होगा तो दिस रिएक्शन रिजल्ट्स इनटू डेवलपमेंट ऑफ सीमेंट स्ट्रेंथ। क्लियर। आगे बात करते हैं। अब आगे हम लोग ये बात कर लेते हैं कि ये टेस्ट कैसे करते हैं। फील्ड में जब हम लोग टेस्ट करेंगे या लैब में टेस्ट करेंगे तो वो कैसे करेंगे। तो नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंस ऑफ सीमेंट बाय सिव एनालिसिस। सिव एनालिसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। वो आगे देखिए, नेम ऑफ इक्विपमेंट, कौन कौन सा इक्विपमेंट इसमें यूज कर रहे हैं। तो पहला इक्विपमेंट है 90 माइक्रोन सीव, जो आपको दिख रहा है फिगर में आपके स्क्रीन पे। दूसरा है वेट बैलेंस, ये है, और ये हमारा सीव लीड है। ईटीसी का मतलब हो गया कि ट्रे यूज कर रहे हैं, ट्रॉवेल यूज कर रहे हैं, और भी जो चीज यूज कर रहे हैं वो ईटीसी में आ गया। क्लियर। अब आगे इसके हम थ्योरी पे बात करेंगे। थ्योरी पे पहले बात कर चुके हैं कि दिस टेस्ट इज कैरिड आउट टू चेक प्रॉपर ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट। क्लियर। इसका प्रोसीड्यूर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो 1 बाय 1 हम 100 ग्राम सीमेंट सैंपल लेंगे, 100 ग्राम सैंपल लेंगे, 200 ग्राम भी ले सकते हैं, 300 ग्राम भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो भी ले रहे हैं उसको वेट मान लेंगे W1 सैंपल का। क्लियर। सेकेंड पॉइंट कि वो फ्री होना चाहिए एयर लम्प से, जो सीमेंट सैंपल ले रहे हैं। थर्ड पॉइंट, टेक 90 माइक्रोन सीव with band at the bottom and covered by the lid at the top। आप एक बार फिर से देख लीजिए फिगर में कि जो कहा जा रहा है कि हम 90 माइक्रोन सीव ले रहे हैं with band at the bottom of the sieve and lid at covered by lid at the top। तो ये लीड है, इसको हम इसके द्वारा इसको कवर करते हैं। तो इसके अंदर हम सीमेंट सैंपल डाल देंगे। सीमेंट सैंपल डालने के बाद इस लीड से इसको कवर करेंगे। कवर करने के बाद हम फिर सीविंग करेंगे। तो सीविंग भी करने का वो तरीका ये बता रहा हूँ, देखिए कैसे। नो सीविंग इज सैगिंग फॉर 15 मिनट्स। उस सीव को 15 मिनट के लिए हम लोग सैगिंग करेंगे। और किस तरह से करेंगे, तो द मोशन ऑफ द सीव शुड बी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। क्लियर। नेक्स्ट, सीविंग करने के 15 मिनट के बाद फिर जो हमारा उस सीव के ऊपर में सीमेंट सैंपल बच जाएगा, जिसको हम लोग रेसिड्यू कहते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वेट द रेसिड्यू ऑफ सीमेंट आफ्टर 15 मिनट सेकिंग। उसको वेट कर लेंगे और वेट कर जो भी वेट आएगा उसको हम लोग W2 मान लेंगे। W2 इज इक्वल टू इतना ग्राम। क्लियर। तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, नाउ कैलकुलेट परसेंटेज फाइनेंस ऑफ सीमेंट। तो परसेंटेज फाइनेंस जो कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज फाइनेंस इज इक्वल टू वेट ऑफ
रेसिड्यू ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सीमेंट सैंपल। इस ऊपर वाले को हम W2 माने हैं और नीचे वाले को जो वेट ऑफ सीमेंट सैंपल इसको W1 माने हैं और इनटू परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा परसेंटेज में आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे कि हम मान लेते हैं कि जो हमारा W2 है वो सिर्फ पे जो बच रहा है रेसिड्यू वो 4 ग्राम बच रहा है और W1 तो 100 ग्राम हम लिए ही हैं जो स्टार्टिंग फर्स्ट पॉइंट में हम लिखे भी थे। क्लियर? अब जब हम परसेंटेज ऑफ फाइनेंस निकालेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 ये 4% होगा। क्लियर? अब आगे हम इंडियन स्टैंडर्ड कोड पे बात करेंगे कि कोड के हिसाब से फाइनेंस का रिजल्ट कितना होना चाहिए, डिजायरेबल जो हो कितना होना चाहिए। ये बता रहा है कि फाइनेंस ऑफ ऑर्डिनरी पोर्ट्रेट सीमेंट शुड नॉट बी मोर देन 10%। 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10% से ज़्यादा होता है तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, यूज़ भी करेंगे तो हमारा स्ट्रेंथ ओरिजिनल स्ट्रेंथ नहीं देगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है कि फॉर रेलवे हार्डनिंग सीमेंट शुड नॉट बी मोर देन 5%। इसके लिए भी 5%। ये सब डेटा जो है आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि कितने मेथड से हम सिव एनालिसिस कितने मेथड से हम फाइनेंस कैलकुलेट करते हैं, तो सिव एनालिसिस मेथड से और एयर प्रोबेबिलिटी एपरेटस मेथड से। सिव एनालिसिस मेथड से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? सिव एनालिसिस मेथड से परसेंटेज ऑफ फाइनेंस कैलकुलेट करते हैं, किसके फॉर्म में? तो परसेंटेज के फॉर्म में। और एयर प्रोबेबिलिटी एपरेटस से क्या कैलकुलेट करते हैं? तो एयर प्रोबेबिलिटी एपरेटस से स्पेसिफिक सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है? अब स्पेसिफिक सरफेस एरिया है क्या, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा एयर प्रोबेबिलिटी एपरेटस के बारे में बात कर लेते हैं। नोट यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर इन प्रोबेबिलिटी एपरेटस टेस्ट स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स इज कैलकुलेटेड। क्लियर? स्पेसिफिक सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया है क्या? तो ये है टोटल सरफेस एरिया, जितना भी सीमेंट पार्टिकल है 1 ग्राम सीमेंट में जितना भी सीमेंट पार्टिकल है सबका टोटल एरिया वही जो है स्पेसिफिक सरफेस एरिया कहलाता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन 1 ग्राम ऑफ सीमेंट। क्लियर? अब आगे थर्ड पॉइंट, दिस टेस्ट इज बेटर देन सिव टेस्ट। ये टेस्ट जो है सिव टेस्ट से बेटर है। लास्ट पॉइंट, द स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन 250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। अभी हम इससे पहले समझ चुके हैं कि हमारा जब सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो फाइनेंस इंक्रीज करेगा, फाइनेंस इंक्रीज करेगा तो स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। क्लियर? तो वही देख लीजिए कि इससे कम हमारा नहीं होना चाहिए, 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए स्पेसिफिक सरफेस एरिया। क्लियर? बस आज के लिए इतना ही, अब अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।